हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी के जादुई स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है रवीना नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। रवीना के पिता एक गरीब किसान थे। बहुत ही मुश्किलों से उनके घर का गुजारा चल पाता था। रवीना नेक और साधारण लड़की थी। साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। रवीना की कक्षा में रागिनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रागिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो कक्षा में किसी भी लड़की से बात नहीं करती थी। रागिनी रवीना से बहुत जलती थी, क्योंकि कक्षा में टीचर रवीना की तारीफ किया करती थी। एक दिन रवीना अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। तभी उसकी सहेली गीता बोली, क्या तुम्हें पता है, रागिनी के पापा बहुत अमीर हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है और मैंने सुना है उनके घर में एक स्विमिंग पूल भी है। काश मेरे पास भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही नहाती। हम तो तालाब में नहाते हैं। तालाब में नहाकर कितना मजा आता है, तुम्हें नहीं पता। स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ होता है। उस पानी में नहाने से लोग दिखने में सुंदर हो जाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की कोई चीज देखकर हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। और हम भी मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। रवीना की बात सुन उसकी सहेलियां बुरा मान गयीं और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गयीं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी स्कूल से घर लौट रही थी। तब रवीना की दोनों सहेलियां रागिनी से बात करने उसके पास गईं और बोली, रागिनी, हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? वैसे तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। ये कहकर रागिनी वहाँ से चली गई। अगले दिन कक्षा में गीता ने रागिनी से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। रवीना को भी तुम साथ ला सकती हो। मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखा दूंगी। ये सुनकर गीता और सोनाली खुशी से नाचने लगी। उन्होंने रवीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनाली और गीता के बार बार कहने पर रवीना भी जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर रागिनी के घर गईं। तब रागिनी उन तीनों को देखते ही बोली, छी, तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहनकर आए हो। तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं। क्या हम तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैं तुम लोगों को मेरे स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने दूंगी। देख लिया, अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तेरी बेइज्जती करने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया था। ये कहकर रागिनी उन तीनों को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रवीना और उसकी सहेलियां रोते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसी समय सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। उन तीनों को रोते हुए देख सिंड्रेला परी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कौन है आप? हम गरीब हैं, इसीलिए आप भी हमारा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में घूमने आई हूँ।
मैं जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। मैंने तुम तीनों को बहुत दुखी देखा। बताओ मुझे तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर रवीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सिंड्रेला परी ने कहा, बेटा कभी भी अपने हालातों की वजह से खुद को छोटा मत समझना। तुम दुखी मत हो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल अभी बना कर दूंगी। रवीना सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचकर सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रवीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। ये देख रवीना और उसकी दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी और उस स्विमिंग पूल का पानी सुनहरा था। तब रवीना ने हैरानी से पूछा, इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, ये जादुई स्विमिंग पूल है। तुम बस दिन में एक बार इस जादुई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकती हो। अगर किसी ने लालच में आकर दिन में एक से ज्यादा बार स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। रवीना और उसकी दोनों सहेलियाँ उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जैसे ही वो तीनों नहाकर बाहर आईं, वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनके कपड़े भी सुनहरे बन गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा होने लगी। रागिनी को जब ये बात पता चली तो रवीना से वो बहुत ज्यादा जलने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर रागिनी रवीना के घर गई। उस दिन रवीना घर पर नहीं थी। रागिनी जल्दी से रवीना के घर के पीछे बने जादुई स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी उस स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जादुई स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। ये देख रागिनी के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं एक और बार इस जादुई स्विमिंग पूल में नहा लूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी दोबारा से जादुई स्विमिंग पूल में नहाने गई। जैसे ही वो जादुई स्विमिंग पूल के अंदर गई, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसका रंग काला हो गया। रागिनी अपनी हालत देखकर रोते हुए अपना मुंह छुपाकर घर वापस चली गई और अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन उस जादुई स्विमिंग पूल की मदद से रवीना और उसकी सहेलियां खुशी खुशी रहने लगी। माधुरी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी, इसलिए माधुरी के पिता सूरज और माँ नीता अपनी बेटी की हर बात मानते थे और उसकी हर एक छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे नीता, जल्दी से मिठाई लाओ और सबका मुंह मीठा करवाओ। सूरज की बात सुनकर नीता और माधुरी जल्दी से उससे पूछते हैं, क्या हो गया जी, जो सबका मुंह मीठा करवा दूं? अरे बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। हमारी माधुरी बिटिया के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। कुमार जी कह रहे थे उसे हमारी माधुरी जैसी पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, जो उनके बेटे नीरज के साथ उनकी कंपनी संभाल सके। माधुरी का परिवार नीरज और उसके परिवार को पहले से जानते थे। नीरज एक बड़ी कंपनी का मालिक था और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही धूमधाम से माधुरी की शादी नीरज से हो जाती है। नीरज के घर वाले भी माधुरी का अपने घर में बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं। भाभी, कमरे में जाने से पहले हमको कुछ शगुन देना पड़ेगा, बिना शगुन के आप अंदर नहीं जा सकती। करण की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।
कल से कंपनी में मेरे साथ चलना और काम करना, तब शगुन मिलेगा तुम्हें। क्या भाई, आप भी हर समय काम की बातें करते रहते हो? बेटा, ये शगुन लिए बिना मानेगा नहीं। फिर माधुरी करण को शगुन देती है। सब इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के 2 दिन बाद नीरज सुबह सुबह कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं भी चलूं क्या आपके साथ? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तुम घर पर आराम करो। और अभी बुआ जी यही हैं, उनके साथ बातें करो, नहीं तो वो बोलेंगी कि बहू रानी को अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है। माँ, पिताजी, मैं कंपनी के लिए निकल रहा हूँ। माधुरी को भी लेते जा अपने साथ में। माधुरी को अभी घर पर ही छोड़ रहा हूँ, वो कुछ दिनों बाद मेरे साथ कंपनी चलेगी। और फिर नीरज चला जाता है। बहू को काम पर ले जाने की क्या जरूरत है, बहुएं तो घर संभालने के लिए बहुत हैं। तभी कुछ देर बाद करण का घर पर फोन आता है और वो बताता है कि नीरज भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर कुमार तो मानो जैसे सुन हो गया हो। क्या हुआ जी, किसका फोन था? कुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। कैसे भी हिम्मत करके वो नीलम और माधुरी को सब बताता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे नीरज को कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी कुछ देर में करण अपने भाई नीरज को लेकर घर आता है। पूरे घर में रोने की आवाजें आ रही थी। माधुरी के माँ पिता भी वहाँ पर आते हैं और वो सब बहुत दुखी थे। एक ही पल में सारी खुशियाँ छीन गई थी। माधुरी, जो 2 दिन पहले ही दुल्हन बनी थी, अब वो विधवा हो जाती है। फिर कुछ ही देर में नीरज का अंतिम संस्कार हो जाता है। माधुरी के माँ पिता अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थे। नीता माधुरी की सास से बोलती है, बहन जी, क्या हम माधुरी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं? यहाँ रहेगी तो नीरज को याद करके बहुत दुखी होगी। यहाँ हर एक चीज उसे नीरज की याद दिलाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना माँ। मुझे नीरज की यादों के साथ यहीं रहना है। तभी नीरज की बुआ कुछ औरतों के साथ वहाँ आती हैं, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। जो होना था वो हो गया। अब माधुरी को नीरज की विधवा बनकर ही रहना होगा। फिर बुआ उन औरतों से कहती हैं, अंदर ले जाकर इसे सफेद साड़ी पहना दो, फिर इसका मुंडन कर दो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, सब जरूरी है। एक विधवा को कैसे रहना है, ये आजकल के लोग क्या जाने। तभी तो इन औरतों को लेकर आई हूँ। मेरी बेटी के बाल मत काटो। देखिए, आप कुछ मत बोलो, जो करना है करने दो। अब विधवा को विधवा की तरह ही रहना होगा ना। माधुरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस फूट फूट कर रोई जा रही थी। वो औरतें माधुरी को सफेद साड़ी पहनाकर बैठा देती हैं और फिर बाल काटने के लिए उस तरह ले आती हैं। सब लोग ये देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब उसे माधुरी का नसीब समझकर चुपचाप खड़े थे। करण भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था और वो अपनी भाभी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये लोग भाभी के बाल काटने वाले हैं। सबको ऐसे बुत बने देख करण मंदिर से सिंदूर लाता है और वो माधुरी की मांग भर देता है। माधुरी करण को
एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आप चाहे मुझे कितना भी मार लो, लेकिन मैं आपके साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। माधुरी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अनर्थ हो गया, विधवा बहू से शादी, तुम सब पाप के भागी बनोगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। फिर सभी लोग माधुरी के कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि करण ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बेटा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और नीरज की आत्मा भी तुम्हें ऐसे रोते देखकर बहुत दुखी होगी। हम जानते हैं नीरज को भूलकर दूसरी शादी करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हम सब तुम्हारी शादी अब करण से करवाना चाहते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में माधुरी की शादी करण से हो जाती है और खुशियाँ माधुरी की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।